हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री और चैप्टर 6 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 1 to 5 हम लोग पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 6 से मेनली न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ धीरे धीरे इमर्जेंस होने लगा और लोग जो है क्वेश्चन करने लगे थिंग्स को। इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फ़िलोसफिकल रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ एंशियंट इंडिया में 6th सेंचुरी में। बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, महावीर का बर्थ हुआ, कैसे डिफरेंट रिलीजियस जो है वो आने लगा और क्यों आया, क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि रिलीजन का इमर्जेंस, न्यू रिलीजन का इमर्जेंस होने लगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग कवर करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट 6th सेंचुरी बीसी, अ पीरियड मार्क्ड बाय सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज होता है। सोशल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन का इमर्जेंस होता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेगा 6th सेंचुरी में, बहुत ट्रेड जो था वो स्टार्ट हो गया था। महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, पावरफुल किंगडम्स जो थे वो अब इमर्ज हो गए थे, पहले जनपद से बट अब धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा था और महाजनपद में कन्वर्ट हो गया था। पावरफुल किंगडम्स देखने को मिल रहे थे, जो अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन जो था वो इंक्रीज हो रहा था, ट्रेड इंक्रीज हो रहा था। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलता है, राइज हो रहा था सिटीज़ का, ट्रेड रूट्स कनेक्ट हो रहे थे, जो न्यू क्लास का इमर्जेंस हो गया था, वेल्दी मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का, और जिनका रोल हम लोग बाद में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि जगसेठ ब्रदर्स जो होते हैं बंगाल के, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे रहता है डिफरेंट किंग्स को बनाने के लिए, की रोल में लाने के लिए। या हम लोग सैयद ब्रदर्स को देखेंगे आगे, जो डिफरेंट ग्रुप्स थे अफ़गानी, ईरानीज, डिफरेंट। तो इन लोगों का जो था धीरे धीरे वेल्दी मर्चेंट एक न्यू क्लास इमर्ज हो गया था। की फिलोसफिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं कि मेनली रिलीजियस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है रिलीजियस मूवमेंट, क्यों इमर्ज होता है, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। रिलीजियस मूवमेंट इसलिए इमर्ज हो रहा था क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था वो धीरे धीरे रिजिड होने लगा था और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस था वो रिजिड होने लगा था। बुक्स जो थे वो नॉर्मल लैंग्वेजेस में नहीं लिखे हुए थे, जिसे लोग पढ़ नहीं सकते थे, और ऐसा फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया था कि शूद्रा जो थे वो रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, अगर सुन लेते थे तो उनके कान को काट दिया जाता था। तो डिफरेंट मिथ्स जो थे वो क्रिएट होने लगे थे रिलीजन को लेके, और बहुत ज़्यादा रिजिड रिलीजन होने लगा था। तो एक न्यू रिलीजन का आना बहुत इंपॉर्टेंट था और लोग ऐसे रिलीजन के सर्च में थे। तो उसी में फिर आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रिलीजन था। ये सिद्धार्थ गौतमा इनको फाउंड करते हैं, नोन एज बुद्धा। इनके 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। इस 4 नोबल ट्रुथ को आप नोबली, ट्रुथली याद कर लीजिए एकदम। दुख, समुदय, निरोध, मग। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. Suffering is a caused by desire. Cessation of suffering is possible. The path to the cessation of suffering is the eightfold path. लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, और सफरिंग क्यों होता है? डिज़ायर। अगर आपके पास कोई डिज़ायर है तो आप सफ़र कर रहे हैं। हर सफरिंग का एक सेसेशन है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसका सॉल्व तभी हो सकता है जब हम लोग उस 8 पाथ्स को फॉलो करें। और इसी 4 नोबल ट्रूथ के बाद बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ्स भी दिया है कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए इन अ डेली रूटीन। आपको राइट व्यू रखना चाहिए, हमेशा लोगों के लिए सही इंटेंशन रहना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, राइट स्पीच, आपके एक्शंस हमेशा सही होने चाहिए, लाइवलीहुड एफर्ट्स, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर कीजिए। बुद्धा का एक कोर बिलीफ भी था। He emphasized on meditation, ethical conduct and the middle path, avoiding extremes of self-indulgence and asceticism. तो बुद्धा जो थे वो हमेशा मिडिल पाथ पे चलने के लिए बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि आप एक्सट्रीम पे चलिए, ना तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कीजिए, मतलब करते जाइए, या मतलब खाना है बहुत ज़्यादा तो ये कर रहे हैं, और या तो फिर बहुत ही कम खा रहे हैं, ये भी नहीं। आप मिडिल में खाइए, जितना आपका खाने का क्षमता आप उतना खाइए। ये नहीं कि पेट भर के खा लिए, नहीं, आप मिडिल पाथ में चलिए। ना पेट एकदम वैसे फुल होना चाहिए और ना एकदम कम भी नहीं खाना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन दैट सेल्फ इंडल्जेंस. You should have that self indulgence that how much you have to eat. This is just an example of eating. इनका हर चीज़ में इनका यही कहना था कि आपको हमेशा मिडिल पाथ पे चलना चाहिए, किसी भी चीज़ को आपको एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना चाहिए।
बुद्धिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, और किंग्स भी जो हैं, जैसे कि अशोका को हम लोग देखते हैं कि जब वो वॉर फाइट करने लगते हैं तो वो फिर वॉर को छोड़ देते हैं, बीच में फाइट करना। वो देखते हैं कि ये तो आई एम किलिंग माई कजन्स ओनली, मेरी ही चाचा हैं, भाई हैं जो मर रहे हैं, तो क्यों मारना। तो वो फिर धीरे धीरे देखते हैं बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है। अशोका थ्रू मिशनरीज एंड ट्रेडर्स, अशोका जो है बहुत उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, देख सकते हैं इस पिक्चर से आप। फिर हम लोग देखते हैं कि जैनिज़्म आता है। जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे? महावीर थे। इनके भी कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे, अहिंसा, नॉन वायलेंस। आपको जो भी करना है आप वायलेंट मेथड से नहीं कीजिए, नॉन वायलेंस से कीजिए। जैसे कि महात्मा गांधी बोलते थे कि आपको जो भी करना है आप नॉन वायलेंस मेथड यूज़ कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, बट इट शुड बी नॉन वायलेंट मेथड। ये नहीं कि आप आर्म्स लिए हुए हाथ में एक दूसरे को मारे, नहीं। तो इनका पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, आप सच बोलिए, ट्रुथ बोलिए। असत्य, नॉन स्टीलिंग, आप चोरी करके नहीं खाइए, आप परिश्रम करके काम कीजिए। ब्रह्मचारी, सेलिबसी, अपिग्रह, नॉन पोजेशन। आप फिर लास्ट में एक आप सब कुछ छोड़ दीजिए और फिर आप एक ऐसा ज़िंदगी जिए कि देयर शुड बी नथिंग, आपको किसी चीज़ का ग्रीड नहीं रहना चाहिए। तो ये सब इनका कोर प्रिंसिपल था। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा ब्रह्मचारी और पांचवा अपिग्रह। बिलीव, फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस एंड एसेटिज्म। इनका बिलीव था कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, नॉन वायलेंट वेज का यूज़ कीजिए, आप वायलेंट नहीं हुई, और एसेटिज्म मतलब आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। त्रितंकराज, हम लोग देखते हैं कि जैनिज्म में 24 त्रितंकराज रहते और महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकरा थे, यही वॉज लास्ट तीर्थंकरा। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर के बाद कोई टीचर या प्रीचर नहीं आ सकता है, तो ही इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट तीर्थंकराज। स्प्रेड, जैनिज्म जो है वो बहुत जगह स्प्रेड करता है और इनका एफर्ट्स जो था वो बहुत ज़्यादा था। ट्रेडर्स, मिशनरी, स्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द वेस्टर्न इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि जैनिज्म स्प्रेड करता है, बट जैनिज्म जो था वो काफ़ी रिजिड था। इसके बहुत सारे, जैसे आप क्रिटिसिजम्स लिख रहे हैं जैनिज्म पर, तो ये काफ़ी रिजिड था। आप देखिएगा जैनिज्म के बारे में, तो ये लोग मास्क का भी आप देखिएगा लगा के रहते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी जो थे उनके सांस से वो उनको नहीं होना चाहिए, या दे डिड नॉट बिलीव्ड इन वेयरिंग क्लोथ्स बिकॉज दे थॉट दैट इट माइट किल एनीथिंग। दे वर वेरी रिजिड, नॉन वायलेंस जो था उनका बहुत रिजिड था, और जिसकी वजह से ये बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखते हैं कंट्रीज़ में। उपनिषद्स, philosopher text explores concept like brahmana, universal soul and atma, individual soul। उपनिषद से आते हैं। उपनिषद का क्या कंसेप्ट था कि यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल के बारे में ये कहता है, ब्रह्मांड और आत्मा। Debates and discussion, emergence of schools and thoughts and philosophical debates in assemblies, परिषद and universities like तक्षशिलाज and नालंदा। हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्कूल और फिलोसफिकल डिबेट्स भी होते हैं इस चीज़ को लेके। तो उपनिषद जो थे वो तो आ ही गए थे, बट अब डिफरेंट स्कूल्स इमर्ज करने लगे थे, क्वेश्चनिंग होने लगा था कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हम लोग कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो पीपल जो थे वो क्वेश्चन करने लगे थे, डिफरेंट डिबेट्स होने लगा था। और जो नालंदा, जो बहुत हमारी रिच यूनिवर्सिटी थी, जिसको बाद में जला दिया जाता है, मोर देन 8 लाख बुक्स वो बर्न्ड। सो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सोशल इम्प्लीकेशंस, 6th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा सोशल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है। ऑर्थोडॉक्सी, वैदिक रिचुअल्स जो था, ब्राह्मणिकल जो था, वो सुप्रीमेसी, जैसे कास्ट जो था, ऑर्थोडॉक्सी का यहाँ पर मतलब क्या कहने का, कास्ट जो था वो काफ़ी रिजिड हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम पे बिलीव करने गए थे। पहले मेरिट पे कास्ट मिलता था, ऐसा नहीं था कि अगर आप शूद्र हैं, अगर आपका बेटा बहुत ज़्यादा रिच है नॉलेज में, तो वो ब्राह्मण में कन्वर्ट हो जाता था। बट फिर वो हेरिडिटरी हो गया था कि नहीं, आप भली बहुत रिच है बट आपको वही करना है जो आपके फादर कर रहे हैं। इंक्लूसिविटी, बुद्धिज़्म, जैनिज्म जो था वो ऑल्टरनेट आ गया था। अगर लोगों को लगता था, जैसे लोअर कास्ट जो थे वो हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा उनको लोग फील करवाया जा रहा था, उनको लिसन करने नहीं दिया जा रहा था, जो भी रिचुअल्स थे या जो भी
हमारे हिंदुज़म में होते हैं महाभारत, ये सब तो उन लोगों को सुनने तक नहीं दिया जाता था। तो फिर ये इतना रिजिड हो गया था, तो फिर जो थे लोअर कास्ट जो थे वो ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म में कन्वर्ट होते हैं। एथिकल लिविंग, एम्फेसिस ऑन एथिकल कंडक्ट एंड पर्सनल सैल्वेशन एंड स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस। हम लोग देखते हैं कि एथिकल लिविंग भी बहुत ज़्यादा 6th सेंचुरी BC में होता है। लोग जो हैं वो सैल्वेशन के लिए, पर्सनल सैल्वेशन के लिए कन्वर्ट होते हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म में। अशोका का हम लोग देखते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बुद्धिज़्म का स्प्रेड में अक्रॉस एशिया। ट्रेड रूट्स भी फैसिलिटेट हो रहे थे क्योंकि रिलीजन्स जो थे वो इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स भी स्प्रेड हो रहे थे। मोनेस्टिक ऑर्डर्स स्टैब्लिश्ड ऑफ द मोनेस्ट्रीज, डिफरेंट मोनेस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि विहारास, Nereis Aryakas, and they became center of learning and dispensation of ideas. डिफरेंट monasteries का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारे में गुरुकुल होता था, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में उनकी अपनी हो रही थी विहाराज या आर्यकाज। ये सब मोनेस्ट्रीज थी जहाँ पर आपको लर्निंग दिया जा रहा था, आइडियाज़ स्प्रेड किया जा रहा था उनके रिलीजन के बारे में। तो हम लोग जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 की। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।